अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। ये कोर्स MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से MBA कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। इसकी तमाम ऑनलाइन वीडियोस यहीं पे अपलोड की जाएंगी। तो अगर आप लोग इसको लर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल सिस्टम वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब है कि पहले किस तरह से काम हो रहा था, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने जो बिजनेस प्रोसेसेस थे उनको कंट्रोल भी करती थी और उनको ऑपरेट भी करती थी, क्या तरीका था पहले, और अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उन्होंने क्या डिफरेंस पैदा किया है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैनुअल सिस्टम से, जिसमें आपको काम करने के लिए ह्यूमन फोर्स चाहिए। ह्यूमन फोर्स आपका काम कर रही है, ह्यूमन मैनुअली काम कर रहे हैं। अगर कुछ बनाना है तो वो अपने हाथों से ह्यूमंस बनाएंगे, ठीक है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट भी बनानी तो ह्यूमन, और बहुत ही कम मशीनरी की सपोर्ट होती थी उनके पास, ठीक है। और जो मशीनरी उनको सपोर्ट भी कर रही होती थी वो भी इवन मैनुअल होती थी, उसे भी हाथ से चलाना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं भी होती थी कुछ मशीनरी, ठीक है। अब तो काफी मशीनरी ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑटोमेटेड काम कर रही है, खुद ही काम कर लेती है सारी मशीनरी। तो उस वक्त मैनुअल सिस्टम थे स्टार्टिंग में। उसके बाद आहिस्ता 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 तरक्की होती गई और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोगों ने कुछ मशीनरीज जो है वो ऐड कर ली, कुछ मशीनरीज के जरिए काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर्स ले आए ताकि हम रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह कर सकें। कंप्यूटर्स लाए, उसके अंदर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यूज करने लगे। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ये होता है कि आप विंडोज है जैसे आपके पास, उसमें फाइल्स बना लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर लें, एक्सेल यूज कर लें, नोट पैड, पावर पॉइंट, इस तरह की चीजें जिसमें आप रिकॉर्ड कीपिंग कर सकें। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यूज करने लगे। उसमें स्टार्टिंग में तो यही एप्लीकेशन चल रही थी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट था, MS एक्सेस था, इस तरह की एप्लीकेशन चल रही थी। फाइल्स बना लेते थे लोग। स्टार्टिंग में तो टेक्स्ट फाइल्स पे काम होता था। उसके बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता इन सॉफ्टवेयर की अवेयरनेस पैदा होती गई और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काम जो है थोड़ा सा ऑटोमेट करना शुरू कर दिया कि हम लोग क्यों ना एक्सेल शीट में बना लें अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्यों ना हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर लें, क्यों ना हम रिपोर्ट कोई प्रिंट करवानी है तो उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर लें। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि ये वाली चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर दी। तो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम जो था ना, वो टेक्नोलॉजी पे बेस तो होने लग गया था, उसमें टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व हो गई थी, बट जो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डिफरेंट होता है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन की के लिए कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करें। नो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशली डिजाइन किया जाता है। टेक्नोलॉजी जो होती है वो जनरल पर्पज है, सभी यूज करें। टेक्नोलॉजी के बगैर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बन सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको सिर्फ, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करें जिसके अंदर आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर भी हैं, जिसके अंदर आपके पास हार्डवेयर भी है, आप काम भी करवा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशली लोगों को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सपोर्ट को, नेटवर्क्स को, इन सबको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस के हिसाब से यूज करने को कहते हैं। कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें जो हार्डवेयर भी यूज करे, सॉफ्टवेयर भी यूज करे, टेक्नोलॉजी भी यूज करे, नेटवर्क भी यूज करे, लोगों के लिए बनाया जाए ताकि वो अपने ऑपरेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्म करें उनको हैंडल कर सके उस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। तो दोनों डिफरेंट चीजें। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखें तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उसकी बात हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जहां आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आप अब ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, इन तक महदूद कर लिया आपने टेक्नोलॉजी को। आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए।
अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस के लिए यूज करना है आपने टेक्नोलॉजी को, आपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करना है टेक्नोलॉजी को, आपने अपने रिकॉर्ड्स को किस तरह से हैंडल करना है उस तरह से यूज करना है अपनी टेक्नोलॉजी को। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटेट करेगी आपको कि आप जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसमें वो सारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकें। बट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशंस को पता चला कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, हमें कुछ सॉफ्टवेयर की सपोर्ट ऐसी चाहिए जो हमारे ऑपरेशंस में हेल्प कर सकें, हैंडल कर सकें और हमारे बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकें। तो इसलिए दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप देखें अगली स्लाइड में भी ये डिफरेंस ही इनका बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये MIS वर्सेस IT, मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजरियल सपोर्ट के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। IT बहुत सारे रिसोर्सेज से, बहुत वेब से शायद बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके ले आए आपके लिए, ठीक है, या IT आपको रिकॉर्ड कीपिंग की फैसिलिटी दे दे, लेकिन जिस अंदाज में आप एनालिसिस चाहते हैं डाटा का, उस अंदाज में IT आपके लिए एनालिसिस या आपको ऐसे टूल्स या आपको ऐसे ग्राफ्स नहीं प्रोवाइड कर देगी जिस तरह से आपने खुद इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डिजाइन किया होगा वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो इंफॉर्मेशन technology or management information system are two different things. Technology is used for the development of information system, for the use of information system, but technology is different and management information system is different. दोनों के different perspectives है। सो वो आपको बताया हुआ यहाँ पे कि आपको कलेक्शन करनी है डाटा की, आपको ट्रांसमिशन करनी है, आपको यूज करना है, आपको प्रोसेस करना है, आप टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। IT टिपिकली कंप्यूटर्स, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग इससे रिलेटेड हो सकती है, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर ले ताकि आप MIS में जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, जो भी उसके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हो सकता है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, लेकिन वो टोटली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस स्ट्रेटजीज जिस तरह से डेवलप की जाती हैं या उन पे डिसीजन मेकिंग की जाती है या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल किया जाता है, कस्टमर्स के साथ डील किया जाता है, वो सारी टेक्टिक्स आपके लिए हैंडल नहीं करेगी, वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ही कर सकता है। तो हमने देखा MIS और IT का डिफरेंस। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो देख लेते हैं। अब ये है कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर किस तरह से हो सकती है और उसको सबसे पहले कि थ्रेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, जब आप कंसीडर करना चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर हो, ठीक है, तो आपको इन तीन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। एक अवेलेबिलिटी, एक इंटेग्रिटी और एक कॉन्फिडेंशियलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जब आपके यूजर को जरूरत है, जब आपका एम्प्लॉय चाहता है वो लॉग इन करे, सारा डाटा अवेलेबल हो, वो उसे कोई फंक्शन चाहिए, कोई फीचर चाहिए, वो उसके लिए रिक्वेस्ट करे, उसके सामने वो फीचर आ जाए। देखो देखो फेसबुक हो गया, फेसबुक पे आप जब चाहते हैं आपको अवेलेबल हो जाता है आपका डेटा, आप जब चाहते हैं आपको पोस्ट मिल जाती है, आप जब चाहते हैं आप कमेंट्स कर लेते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि फेसबुक का लिंक डाउन हो गया आपके लिए अवेलेबल ही नहीं। अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अगर आप उसे रन कर रहे हैं सक्सेसफुली तो उसको डेफिनेटली अवेलेबल होना चाहिए हर वक्त, हर एम्प्लॉय के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर कस्टमर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो पहले ये चीज मेक श्योर करनी है। दूसरी इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन उससे आए, ठीक है, या जो डेटा वो प्रोसेस करके हमारे सामने रिकॉर्ड्स लाए, उनमें कोई एरर ना हो, उसमें कोई चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एक ट्रांजेक्शन की थी उसमें 10,000 की और इन्फॉर्मेशन सिस्टम में सेव हो गई, और जब मैंने बैंक स्टेटमेंट देखी तो वो ट्रांजेक्शन लिखी नहीं हुई या वो ट्रांजेक्शन चेंज कर दी गई या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैंने डेटा सेव किया है वही डेटा मेरे सामने रिट्रीव होना चाहिए। जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें कोई ऐसा मलेशियस अटैक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ऐसी डेटा डेटा अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए, कोई डेटा डिलीशन नहीं होनी चाहिए अनऑथराइज तरीके से, जिसके बाद वो डेटा जो कि होना चाहिए था मेरी डेटाबेस में, मेरे सिस्टम में, वो नहीं रहा। तो अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, डिलीशन, इंजर्शन, ये सब प्रोटेक्ट करना और डेटा को कंसिस्टेंट रखना, जो डेटा यूजर एंटर करे वही डेटा आपके सामने आए, ठीक है। तो ये होती है इंटेग्रिटी। तो फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि जो आपके पास जो भी एक्सेस आएगी वो आपके ऑथराइज्ड यूजर से ही आएगी।
By confidentiality, we understand protection of information from unauthorized read access. कि कोई भी unauthorized person आपको आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ये है confidentiality. कोई भी अनऑथराइज जिसको आपने एक्सेस दी हुई है, पासवर्ड्स दिए हुए हैं, यूजर नेम दिए हुए हैं, वही एक्सेस करे, उसके अलावा कोई एक्सेस ना करे, ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी. तो अवेलेबिलिटी 24/7, जब एम्प्लॉयज को, जब यूजर्स को, जब कस्टमर्स को जरूरत है अवेलेबल हो. इंटेग्रिटी, उसमें कोई डिलीशन, अपडेशन या चेंजिंग ऐसी ना हो जो अनऑथराइज्ड हो और जो कि पता ही ना हो मैनेजर्स को, एडमिन्स को. कॉन्फिडेंशियलिटी कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही उसे एक्सेस कर सके. तो तीनों एस्पेक्ट्स अगर हम लोग इन तीनों को हैंडल कर लेते हैं और इन तीनों को कवर कर लेते हैं सिक्योरिटी की पॉलिसीज में, तो हमारा सॉफ्टवेयर या हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा. उसके बाद जनाब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी. टाइप्स पहले देख लेते हैं कि थ्रेड्स की क्या क्या टाइप्स हैं और हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को क्या क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स या हमारे जो भी हमारे सिस्टम्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. तो सबसे पहले थ्रेट होता क्या है. थ्रेट ये होता है कि आपका सिस्टम वल्नरेबल है. फॉर एग्जांपल अटैक्स के लिए वल्नरेबल का मतलब है इजी टू अटैक है. कोई भी आपका सिस्टम ऐसा है कि जिसे कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी उसे हैक कर सकता है, कोई भी उसमें डाटा चेंज कर सकता है. अब जितने भी ऑनलाइन डेटाबेसेस पड़ी हुई है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपको लगता है वल्नरेबल नहीं है, वल्नरेबल है. इस सब डेटाबेसेस, ये सब सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन रन करें, गूगल है, सब फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके जितने भी ऑनलाइन टूल्स पड़े हैं सब वल्नरेबल है कि इन पे अटैक किया जा सकता है, इनमें वायरस छोड़ा जा सकता है, इनके डेटा को स्टील किया जा सकता है. वल्नरेबल है. जो एक चीज नेटवर्क पे है वो अटैक से बच नहीं सकती है. ठीक है. तो ये जो थ्रेट्स हैं ये इसलिए होते हैं कि आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करें, किसी ना किसी तरीके से आपके डेटा पे नेगेटिव इम्पैक्ट लाएं, आपके डेटा को या तो हार्म कर दें या आल्टर कर दें या इरेज कर दें या चेंज कर दें, या कि लोगों के जो जो सही यूजर्स थे उनकी एक्सेस से भी निकाल दें उस डेटा को. बहुत सारे तरीके होते हैं थ्रेट करने के. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी थ्रेट किया जा सकता है. आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट्स हैक हो गई, ठीक है, फलानी वेबसाइट हैक हो गई, फलानी जो है डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी अक्सर हो जाती हैं. अभी पिछले दिनों एचईसी की हैक हो गई थी वेबसाइट. तो ये सारे थ्रेट्स ही हैं कि आप किसी वेबसाइट को, किसी की इंफॉर्मेशन सिस्टम को हैक करके बैठ जाएं. तो इसमें बहुत सारे अटैक्स आते हैं. सॉफ्टवेयर अटैक्स मोस्टली हो रहे होते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तक एक्सेस अक्सर मुश्किल ही होती है. कि आप कहें कि किसी के हार्डवेयर, डेटाबेस हार्डवेयर में पड़ी हुई है, फलाना हार्डवेयर जो उठा के चोरी कर लो और उसमें से डेटाबेस एक्सेस कर लो, ये बहुत कम होता है. जो हार्डवेयर अटैक्स है ना, ऑल्दो ये पॉसिबल है, आप डेटा सेंटर पे किसी का कब्जा कर लो, डेटा सारा रिट्रीव कर लो, मुश्किल नहीं है. ठीक है, ऑल्दो ये पॉसिबल है आप हार्डवेयर अटैक करो, लेकिन कम होते हैं ये. ठीक है. हमारे पास सॉफ्टवेयर अटैक्स ज्यादा होते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर अटैक्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है. फिजिकल जो है ना इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होती है उसके अंदर. जो हार्डवेयर अटैक होते हैं उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, वहाँ ट्रैक ज्यादा इजीली हो जाता है. इवन जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे आम बंदा कोई जा भी नहीं सकता है. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी फेस रिकॉग्निशन होती है, बायोमेट्रिक होती है, फिर जाके वो डेटा सेंटर तक एक्सेस करते हैं. आम बंदा नहीं कर सकता. तो वो बहुत ऑथराइज लोग होते हैं. तो इसलिए हार्डवेयर अटैक्स जो है वो बड़े मुश्किल होते हैं, कर भी लेते हैं लोग. लेकिन सॉफ्टवेयर अटैक्स जो है ना वो मेन अटैक्स हैं जो इजीली कोई भी बंदा आईपी चेंज करे और डेफिनेटली उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है. और इवन हमारे पास भी इतनी एक्सपर्टीज अभी नहीं है कि इतनी जल्दी उस चीज को ट्रैक किया जा सके. बाहर ये फॉरेन कंट्री में तो बड़े स्ट्रॉन्ग उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क है ना, पूरी पूरी उन्होंने सिस्टमेटिक काम किया हुआ है. हमारे पास तो यहाँ पे क्या होता है कि बंदा ट्रेस करना, आधे लोग तो सिम्स पे रजिस्टर ही नहीं होते, आधे लोग गलत नंबर पे रजिस्टर होते हैं, आधे लोग कुछ. यहाँ पे इतने मसाइल हैं, वहां पे तो वो उनके एक एक बंदे का रिकॉर्ड ट्रैकिंग पूरी हो रही होती है. बंदा कहाँ से कहाँ मूव किया और क्या. उनके तो जो उनके पास CNIC है उसमें ट्रैकर्स लगे हुए, मतलब प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही होती है. तो खैर हम बात कर रहे थे कि जो सॉफ्टवेयर अटैक्स हैं उसमें वायरसेस भी आ जाते हैं, वॉर्म्स भी आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस भी आ जाते हैं. बहुत से तरीकों से सॉफ्टवेयर अटैक्स पॉसिबल हैं. ठीक है. इसको टर्म मेलवेयर से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है सॉफ्टवेयर अटैक्स को. अक्सर लोग कहते हैं वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स ये सारे एक ही हैं, सिमिलर कैटेगरी में लेके आते हैं, बट इनके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, तो उस वजह से थोड़े बहुत डिफरेंशिएट हो जाते हैं. लेकिन इनका मेन काम यही होता है कि किसी की सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हैं आप.
तो मैलवेयर क्या होते हैं, ये दो टर्म्स से मिलकर बना है, मलेशियस और सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये कुछ इंट्रूजन करेंगे। इंट्रूजन का मतलब अटैक करेंगे किसी सिस्टम में जाके, उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके, उसके पर्सनल डाटा को एक्सेस करके, चेंज करके, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं। मैलवेयर ये होता है। तो जो हमारी सारे वायरसेस वगैरह ये मैलवेयर की कैटेगरीज में ही आते हैं, ठीक है। यानी मलेशियस सॉफ्टवेयर जो कि कुछ ना कुछ ऐसा अनयूजुअल काम कर देंगे जिसका उस सिस्टम को पता नहीं होगा, और वो नहीं चाहता, कोई सिस्टम का ओनर नहीं चाहता कि मेरे सिस्टम में ये एक्टिविटी हो, लेकिन मेलवेयर वो सॉफ्टवेयर जो ये एक्टिविटी कर सकेंगे। तो देख लेते हैं मेलवेयर की टाइप्स में कि वो क्या क्या कैटेगरीज है। सबसे पहले है वायरस। वायरस जो है, सबने बड़ा नाम सुना है, वायरस आ गया मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में, मेरे मोबाइल में, मेरा मोबाइल स्लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उसकी। हर तरह की जो इश्यूज हैं वो वायरसेस में नहीं आते। तो वायरस क्या होता है कि ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट होते हैं, यानी अपनी कॉपीज बनाते हैं। अक्सर होता है फोल्डर्स में कॉपी बनती जा रही है, कॉपीज बनती जा रही है, अक्सर होता है ऐसा। यूएसबी से कोई चीज कॉपी की है तो वो जहाँ पे कॉपी करते हैं उसका एक शॉर्टकट बन जाता है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं वायरसेस। और ये क्या करते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स का अटैच हो जाते हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच हो गए और फिर जाके मूव करते रहते हैं डिफरेंट नेटवर्क पे भी और डिफरेंट कंप्यूटर्स में भी। तो ये इसलिए जरा ज्यादा जो है वो जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। और ये सॉन्ग्स वीडियोस आप नेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, आपने कोई यूएसबी साथ अटैच कर दिया अपने कंप्यूटर की, कहीं से भी वायरस आ सकता है आपका, ठीक है, और कहीं से भी आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो ये वायरसेस के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। कुछ आपके सिर्फ कंप्यूटर जो है उसमें उसको स्लो ही कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो हैंग ही कर देते हैं पूरा सिस्टम, एक्सेस ले लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू की, और पूरा सिस्टम ही हैंग कर देते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं कि जो कि डैमेज कर देते हैं पूरा आपका सिस्टम। तो बहुत सारी तरह के वायरसेस हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और हर तरह के वायरसेस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जिनकी सिग्नेचर नोन हो वो तो ये वायरस डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नए बनाए जाते हैं, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो हर तरह से 100% आपको श्योरिटी नहीं है कि वायरस फ्री आपका कंप्यूटर हो जाएगा। वॉर्म्स क्या होते हैं कि ये भी प्रोग्राम वायरसेस की तरह ही होते हैं, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, बट इनमें और वायरस में ये डिफरेंस है कि ये अपने आप को किसी और प्रोग्राम के साथ हुक नहीं करते, अटैच नहीं करते, बल्कि इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट तौर पर भी कंप्यूटर्स को हार्म भी कर सकते हैं और नेटवर्क्स पे ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो ये वो वॉर्म्स वो वायरसेस हैं जो कि इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, किसी और प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच नहीं करेंगे और फिर जाके किसी भी कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं। अब ये हार्म वो नहीं होगा कि ये हैक करके बैठ जाएं या इस तरह से। ये क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। समटाइम हार्ड डिस्क में ज्यादा स्पेस ले लेंगे, हार्ड डिस्क को फुल कर देंगे, स्लो कर देते हैं। सीपीयू में ज्यादा प्रोसेसेस करवाने लग जाएंगे, सीपीयू पे बर्डन डाल देंगे, सीपीयू स्लो हो जाएगा। तो ये इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि स्लो वगैरह कर देते हैं आपके कंप्यूटर को। तो दीज आर वॉर्म्स। उसके बाद है ट्रोजन एंड बोट्स। ट्रोजन क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स इसका नाम है बेसिकली। और ये जनाब ट्रोजन हॉर्स जो है ना, ये एक टेल थी, ठीक है, ग्रीक्स की, उसमें से ये नाम इसको दिया गया है, ठीक है। विच एक्सप्लेन हाउ द ग्रीक्स वर एबल टू एंटर द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ ट्रॉय बाय हाइडिंग देयर सोल्जर्स इन अ बिग वुडन हॉर्स गिवन टू द ट्रोजन्स एज अ गिफ्ट। तो वो बता रहे हैं ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये है कि आपको लगेगा, ये सॉफ्टवेयर उस स्टोरी में से आया है, जो एक स्टोरी थी ग्रीक्स की, कि जिसमें उनको एक हॉर्स, वुडन हॉर्स था लकड़ी का, वो गिफ्ट किया गया था, लेकिन उसके अंदर सोल्जर्स छुपे हुए थे उस वुडन हॉर्स के अंदर। और वो फिर उन्होंने रात जो है ना उस सिटी पे जो है ना हमला कर दिया था उसकी। बल्कि मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, मेरा शॉर्ट उससे मूवी बनी है, वो मेरे से ना शॉर्ट क्लिप पड़ा है उसका। अच्छा जनाब, तो ट्रोजन में क्या होता है, ट्रोजन हॉर्सेस में के जो एक्चुअल प्रोग्राम अंदर होता है ना, उसके अंदर ये अपने आप को हाइड कर लेता है। बिल्कुल एक ऑथेंटिकेटेड प्रोग्राम के अंदर, एक ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर ये मलेशियस कोड अपने आप को अटैच कर लेता है, और आपको लगता है बिल्कुल ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, ट्रस्ट वर्दी है, बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि इसको मतलब रन कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन होता ही है कि वो आपके कंप्यूटर पे बाद में आके अटैक करता है, वो हिडन होता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ना वीडियो दिखाती हूँ। ये देखें, सबको नजर आ रहा होगा, ये हॉर्स ना उन्हें गिफ्ट किया था, ठीक है।
और ये जो हॉर्स है ना, ये उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया है जनाब के, हमें गिफ्ट मिल गया है ये वुडन हॉर्स। ठीक हो गया। और फिर ये देखें, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जैसे ही रात होती है तो वैसे ही जनाब ये हॉर्स में से सारे सोल्जर्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और हमला कर देंगे। ये देखें, सारे सोल्जर्स जो है ना वो बाहर आ रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे ना, इसका नाम ट्रोजन हॉर्स रखा गया है कि इस तरह से वो ग्रीक एक पता नहीं रियल टेल है या फेक टेल है, बट इस पे पूरी मूवी बनी हुई है इस टेल के ऊपर। तो ट्रोजन हॉर्स का मैंने आपको बताया कि वो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर में अपने आप को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वो अटैक करते हैं। और उसके बाद बोट्स हैं। बोट्स का तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। देखिए, बोट्स जो है वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे बोट्स जो है मलेशियस हो, नो। बोट्स आर लाइक रोबोट्स। ठीक है, ये ऑटोमेटेड कुछ कोड्स लिखे होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ना ये वेबसाइट पे देखते हैं, लाइव चैट की ऑप्शन होती है, लाइव चैट का कोड लिखा होता है, उसका आप हाई करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, और इस तरह से वो बोट्स होते हैं। ठीक है, बोट्स, कुछ बोट्स मलेशियस होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं। अगर इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं, कस्टमर सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है, तो वो वेबसाइट आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है यूजिंग दीज बोट्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि बोट्स किस लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ह्यूमन लाइक आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको लगता है आप ह्यूमन से बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही इंटरेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी कि सर्वर पे अक्सर जो है ना बॉट्स वगैरह जो है वो यूज होते हैं, ताकि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें और वो आपको रिस्पॉन्ड करें अगर ह्यूमंस वहाँ अवेलेबल नहीं है तो। ये हो गया। और ये बॉट्स जो है ना, जिस सर्वर ने इन्हें क्रिएट किया हो ना, ये उनको मैसेजेस भी कम्युनिकेट कर देते हैं। अक्सर बॉट्स यूज होते हैं किसमें, बहुत सारी फेक चीजें और फेक व्यूज बढ़ाने के लिए, फेक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किसी वेबसाइट पे ये बॉट्स वहां भी यूज होते हैं, पता है आपको। तो बहुत सी जगहों पे ये बॉट्स यूज हो रहे होते हैं। इवन डिफरेंट वेबसाइट पे जाके ना ईमेल आईडी स्टील करते हैं, वहां पे प्रमोशन के मैसेज भेजते हैं, और यानी ऑटोमेटेड काम हो रहे हैं बहुत सारे। इस तरह की कोड लिख दिए कि ऑटोमेटिकली ये बल्क में बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुछ अच्छी भी कर रहे होते हैं और कुछ डेफिनेटली डैमेज करने वाली भी कर रहे होते हैं। तो ये है बॉट्स। और उसके बाद जनाब एडवेयर। एडवेयर का मतलब है कि एड्स डिस्प्ले करवाना आपकी मर्जी के बगैर। आप देखते हैं एप्लीकेशंस में, डिफरेंट एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हैं जो अनऑथराइज सी होती हैं, जो बस ऐसे ही हल्की फुल्की सी एप्लीकेशन होती है, उसमें एड्स लगे होते हैं, बार बार एड्स आ रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बार बार एड्स आ रहे हैं, आपसे पूछे बगैर आपको एड्स दिखा रहे हैं। तो ये एडवेयर होता है कि जिस जो मलेशियस तो नहीं होते, बट आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट, आप किस वक्त किस ऐप पे काम करें, किस वक्त आपने क्या बात की, किस वक्त आपने गूगल पे क्या सर्च किया, ये सारी ना इंफॉर्मेशन अपने जो इनका ओनर होता है ना उसको भेज रहे होते हैं। तो वो फिर जज कर लेते हैं कि आपको कौन सा ऐड दिखाना चाहिए, तो फिर आपको उस तरह के ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं फूड पांडा ज्यादा यूज करती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं फूड पांडा पे एक दो ऑर्डर कर दिए, तो एप्लीकेशन को ओपन करूंगी, इसके अंदर फूड पांडा का ही ऐड आ रहा होता है, जो एड्स वाली एप्लीकेशन। तो ये आपको आपके इंटरेस्ट को मॉनिटर करते हैं ताकि आपको रेलिवेंट ऐड दिखा सके। एक जासूस होते हैं कंपनी के, आपके आप जो भी जिस ऐप ने जो आपने ऐप इंस्टॉल की होती है ना, उस ऐप के जासूस होते हैं। तो वो डेवलपर्स जो है इससे रेवेन्यूज जनरेट करते हैं इन एडवेयर से ना। तो एडवेयर्स क्या है कि बेसिकली वैसे मलेशियस अटैक तो नहीं है, बट आपकी एक्टिविटीज मॉनिटर कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आपको आप नहीं चाहेंगे कि मॉनिटर हो, और फिर आपको एड्स दिखाए जाते हैं रेलिवेंट। उसके बाद है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब है जासूसी है, लेकिन ये आपको एड्स नहीं दिखाता, बस आपकी इंफॉर्मेशन छुप के बैठ जाता है आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में छुप के बैठ जाएगा, और आपकी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर पे पहुंचाता जाएगा। आपकी हर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन देता जाएगा कि आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, आपकी क्या इंटरेस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर को पहुंचाता जाएगा। तो इसमें भी डेफिनेटली हो सकता है मल्टीपल पर्पजेस के लिए बनाया जाए। हो सकता है आपके लिए वो फैसिलिटीज ज्यादा बेहतर करनी है, यूजर का फीडबैक और यूजर कस्टमर की इंटरेस्ट और इसको कैप्चर करके अपनी वेबसाइट पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी है, या हो सकता है कि डेफिनेटली मलेशियस हो ये। तो स्पाईवेयर बहुत सारे हो सकते हैं। उसके अलावा जोम्बीज हैं। जोम्बीज भी स्पाईवेयर की तरह होते हैं, लेकिन वो स्पाईवेयर की तरह कंप्लीट नहीं होते। दे स्टील इंफॉर्मेशन रादर दे वेट। अब वो एकदम से कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। ये जो जोम्बीज है ना, एकदम से कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करते, ये वेट करते हैं जब तक हैकर्स इन्हें कमांड ना दे। जब हैकर्स इन्हें कमांड देते हैं, जोम्बीज कब एक्टिव होते हैं, वरना जोम्बीज चुप करके आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में बैठे रहेंगे।